बात ढाका की, निशाना नरेंद्र मोदी। बहुत स्वागत है आपका। सवाल पब्लिक का एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। असल में जिसका डर था वही बात हो गई। बांग्लादेश के उत्तरी बॉर्डर से ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि यहां हिंदू शरणार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। ये आगे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ढाका में जो हुआ उससे कैसे नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया, उसकी कहानी। पूरा का पूरा इकोसिस्टम इसमें लग गया। नजर कहीं थी, निशाने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी। एक पूरी जमात सोशल मीडिया पर उतर गई जिसके एक एक शब्द में घृणा, मोदी से नफरत दिखाई दी। आप इनकी फहरिस्त देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यही लोग हैं जो एक जिंदा लोकतांत्रिक मुल्क में भी लोकतंत्र लुट गया का ढोल पीटते रहते हैं। हर डिक्टेटर का यही हाल होगा। ये इस बात का संकेत है कि तानाशाही जो है वो किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। हसीना शेख का बांग्लादेश छोड़ना और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना ऐसे प्रसारित किया जा रहा है मानो उन्होंने तानाशाह की तरह सरकार चलाई। बांग्लादेश में मच रही अराजकता को कुछ खास लोग ऐसे पेश कर रहे हैं मानो ढाका में अब लोकतंत्र बहाल हुआ हो और इससे पहले लोगों का जीना मुहाल था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का ये ट्वीट देखिए। टॉपिक बांग्लादेश का था, वीडियो श्रीलंका का लगाया और जिक्र लोक कल्याण मार्ग का किया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है। कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल भी बांग्लादेश में हुए सियासी घटनाक्रम को सत्ता में रहकर ताकत के दुरुपयोग से जोड़ रहे हैं। निशाना किधर है ये सिब्बल ने नहीं बताया, लेकिन एंटी मोदी मोर्चे में इसकी बहुत चर्चा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी हाजिर हो गए, वैसी ही शब्दावली और सोच के साथ। समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह ने पीएम मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे पीएम आवास का जिक्र कर चुनाव और बेरोजगारी को तानाशाही से जोड़ दिया। फारूक अब्दुल्ला और संजय राउत तो एक कदम आगे निकल गए, बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को तानाशाही से मुक्ति करार दे रहे हैं। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा, और वही हुआ। और मैं समझता हूँ एक और चीज़ भी ज़रूर हुई है, वहाँ पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहाँ ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी एक आवाज़ थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। ये इस बात का संकेत है कि तानाशाही जो है वो किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। वहाँ भी इसी तरीके से विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। जो मुद्दा है वो इस वक्त आरक्षण के मुद्दे को एक हवा दी गई वहाँ, और एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। जो चुनाव हुआ था वहाँ आपने देखा ही था कि कैसे चुनाव हुआ था, सारे विपक्ष ने बायकॉट किया था। तो मुझे लगता है ये एक सबक है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसे जो शासन है वो ज़्यादा लंबे चलते नहीं। घटना बांग्लादेश में होती है और वाजिद खान अमेरिका में बैठकर हिंदी में ट्वीट करता है। इसका क्या मतलब है? एक्शन ढाका में दिखता है और कांग्रेस की रागिनी नायक
मोदी और शेख हसीना की तस्वीर शेयर करती हैं। क्या ऐसी होती है लोकतंत्र के झंडा बरदारों की सोच? ऐसे और भी तमाम लोग हैं जो बांग्लादेश में हुए बवाल को तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। सवाल यह है कि शेख हसीना का चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनना डेमोक्रेसी के खिलाफ कैसे हो गया? और जब आरक्षण को खत्म कर दिया गया तो फिर कैसे तानाशाह कह दिया गया? अगर शेख हसीना तानाशाह हैं तो फिर इन तस्वीरों को क्या कहा जाएगा? क्या यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था? क्या बांग्लादेश में ऐसे दौड़ेगा लोकतंत्र? क्या इस अंदाज में जिएंगे लोग? पीएम आवास में घुसकर तोड़फोड़ करना और महिलाओं के अंग वस्त्रों की नुमाइश करना, क्या ऐसे होती है लोकतंत्र की मुनादी? कुर्सी, चादर, तकिया, बतख, क्या इन्हें लूटकर होती है लोकतंत्र की बहाली? क्या तानाशाह को हटाने की खुशी में लोकतंत्र चिकन पार्टी करता है? शेख हसीना के होते हुए सांस लेना मुश्किल था तो फिर बंग बंधु शेख मुजीब के स्टैच्यू से क्या दिक्कत थी? जिन शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उनकी आदमकद मूर्ति पर हथौड़ा चलाना और फिर उसे बुलडोजर से गिरा देना, इसे तानाशाही कहा जाए या फिर डेमोक्रेसी का हैप्पीएस्ट इंडेक्स दिखाने वाली तस्वीर? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। गृह मंत्री के घर को आग में स्वाहा कर देना, संसद भवन में लूटपाट करना, आवामी लीग से जुड़े नेताओं को टारगेट करना, शेख हसीना को तानाशाह कहने वालों को क्या लोकतंत्र का ऐसा जनाजा निकलता देख खुशी हो रही है? और विरोध अगर शेख हसीना की अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ था तो फिर हिंदुओं का कत्लेआम क्यों? क्या ऐसे होते हैं लोकतंत्र के पैरोकार? हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर जलाना, अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को टारगेट करना और उनके घरों में उत्पात मचाना, क्या लोकतंत्र के झंडा बरदारों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती? হাই স্কুলের পিছনে স্কুল কোটা ভাই প্লিজ প্লিজ মা তুমি শান্ত আমরা কোনো রাজনীতি করি না আমরা শিক্ষক ভাই আমরা রাজনীতি করি না আপনাদের কাছে আমার আবেদন প্লিজ নিবেদন ছোট ছোট ভাই বড় ভাই ভাইয়ারা সবাই প্লিজ বাটের মোড়ে প্রত্যেকটা দোকান লুটপাট হচ্ছে আপনারা চলে আসেন প্লিজ এসে আপনারা তাদের সরিষাটার মোড়ে প্রত্যেকটা মোবাইল নিয়ে চলে গেছে এসিটা পর্যন্ত ঘুরে খুলে নিয়ে গেছে টাইলস নিয়ে গেছে। ये शेख हसीना से मुक्ति का कोई ऐलान नहीं है बल्कि ये उपद्रवियों की वो फौज है जिन्हें तबाही, बर्बादी, जुल्म और कत्लेआम के सिवाय कुछ और नहीं आता। तभी तो डेमोक्रेसी का जनाजा निकाल रहे हैं, वरना अराजकता के दम पर चुनी हुई सरकार को बेदखल करना और सेना के मिली भगत से साजिश रचना लोकतंत्र के समर्थक ऐसा तो नहीं करते। Despite the Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that Prime Minister Sheikh Hasina should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated.
हिंदुस्तान में बैठकर शेख हसीना को तानाशाह बताने वालों को क्या रजाकार का मतलब नहीं मालूम? बांग्लादेश का एग्जाम्पल देने वाली एंटी मोदी ब्रिगेड क्या ये नहीं जानती कि रजाकारों की फौज बांग्लादेश को कहां ले जाएगी? साल 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब पाकिस्तान ने एक विंग का गठन किया था जिसे नाम दिया रजाकार। ये पाकिस्तान के समर्थक थे और पाक आर्मी के लिए जासूस के तौर पर काम करते थे। बांग्लादेशियों पर रजाकारों ने बेहिसाब जुल्म किए। अब शेख हसीना की विदाई और मिलिट्री साजिश के बाद आई इस बर्बादी के बाद क्या तथाकथित लोकतंत्र के समर्थक रजाकारों के साथ खड़े दिखेंगे? This is not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. With this, we put an end to the mafia state that she has created. We put an end to the corporate kleptocracy that she has started. We don't want a military government. What we need is a civilians charter. We need a civilians government, and we are going to ensure We are getting what we deserve, what 16 crore or 18 crore people of this country deserves. Everyone is happy, everyone is cheerful, everyone is celebrating the Sarkar Patan. This has to be a historical day. जमात इस्लामी की उन्मादी भीड़ और उस भीड़ की खौफनाक करतूत, ये शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की सच्चाई बन चुकी है और इसमें साथ दे रही है खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी। बांग्लादेश की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट बनाया और इसके लिए उसने पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर साजिश रची। सऊदी अरब में तारिक रहमान और आईएसआई अधिकारियों के बीच बैठकें होने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर शेख हसीना के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट किए गए और जमात इस्लामी को एक्टिव कर दिया। आरक्षण का बहाना बनाकर सरकार के खिलाफ नफरत फैलाई गई और शेख हसीना को तानाशाह बताकर टारगेट किया गया। विरोध जब हिंसा में तब्दील हो गया तो फिर कई और एलिमेंट इसमें जुड़ते चले गए। बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर अमेरिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जनवरी में हुए चुनाव और शेख हसीना की जीत को अमेरिका ने निष्पक्ष नहीं बताकर खारिज कर दिया। 14 जुलाई को अमेरिकी दूतावास ने 2 छात्रों की मौत की झूठी खबर फैलाकर प्रदर्शन को उग्र कर दिया। बाद में ये खबर वेबसाइट से हटा दी गई। दावे के मुताबिक बांग्लादेश में अमेरिकी डिप्लोमेट ने जमात से जुड़े नेताओं से मुलाकात की। इसी साल मई महीने में शेख हसीना ने अमेरिकी भूमिका को लेकर संदेह जताया था। तब उन्होंने व्हाइट मैन के उस ऑफर का खुलासा किया जिसने बांग्लादेश में अमेरिकी एयरबेस ना बनने की सूरत में सरकार के संकट में रहने की बात कही थी। और अब बांग्लादेश में बड़ा बवाल हुआ तो फिर सारी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है ये, और ऐसे लगता है कि ये जो एंटी सेक्युलर फोर्सेस है उन्होंने बांग्लादेश कैप्चर कर लिया है, और ये हमारे देश के लिए भी, हमारी सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर विषय है। इस पर हमने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे यानी वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स हो रहे हैं या इस तरह के लोग वहाँ ताकतवर बन रहे हैं तो हमने इसके बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए और पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होनी चाहिए। सवाल यह है कि शेख हसीना ने किसी प्रेशर को भाव नहीं दिया। बांग्लादेश की जमीन अपने सियासी फायदे के लिए नहीं दी। अगर वो ऐसा करती तो क्या बांग्लादेश का लोकतंत्र उलांचे मारता रहता? और अगर ऐसा ही है तो फिर क्या गारंटी है कि जिन 10 लोगों को अंतरिम सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है वो हिंसा के इस परिदृश्य को फौरन खत्म कर देंगे? कम से कम हिंदुस्तान में बैठे इन लोगों को बांग्लादेश की असलियत नहीं भूलनी चाहिए। अराजकता को लोकतंत्र की जीत कभी नहीं कहा जा सकता। ये हुड़दंगी हैं, दंगाई हैं, लुटेरे हैं और ये बांग्लादेश की बर्बादी की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।